नमस्ते। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैंने गुजरात में जन्मे श्री उमा शंकर जोशी के साहित्य को अध्ययन का विषय बनाया है। एक ऐसे कवि जिन्होंने गुजराती साहित्य और कविता को प्रकृति से जोड़ा और उसको एक नया स्वर दिया, ऐसे साहित्यकार कवि के साहित्य का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। उनकी कविता छोटा मेरा खेत, जो कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 में संकलित की गई है, इसी कविता का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने कवि कर्म को खेती के रूप के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है और एक तरह से कवि और किसान दोनों को ही समतुल्य स्थापित करते हुए फिर भी सृजनात्मक और रचनात्मक कार्य को प्रमुखता प्रदान की है। उनकी कविता छोटा मेरा खेत और कवि उमा शंकर जोशी। छोटा मेरा खेत चकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कवि कहता है अपने जो कागज का पन्ना है उसे खेत की संज्ञा दे देता है। वह कहता है कि ये जो कागज का चौकोर पन्ना है वह मेरे लिए उसी प्रकार से रचनात्मक कार्य का आधार है जिस तरह से किसान खेत में कार्य करता है। मैं भी अपने इस कागज पर अपने शब्दों की खेती करता रहता हूँ, इस पर अपने रचनाओं की अभिव्यक्ति करता रहता हूँ। जब भी कोई विचार मेरे मन में आता है, जब कोई भावनात्मक आंधी मेरे अंदर आती है, तो वही विचार, वही जो भावनात्मक आंधी है, वही शब्दबद्ध होकर के इस कागज रूपी खेत पर अभिव्यक्त हो जाती है। और इस तरह से जैसे किसान अपने खेत में फसल उगाता है, उसी तरह से मैं भी अपने इस कागज रूपी खेत पर विचारों की खेती करता रहता हूँ। भाव क्या कहना चाहता है यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि कवि का कार्य भी रचनात्मक होता है, सृजनात्मक होता है और वह भी उसी तरह से नई रचना को जन्म देता है जिस तरह से जो किसान होता है वह अपने खेत में निरंतर फसलें उगाता रहता है। अगर हम शिल्प सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्त छंद है। ये दोनों जो विशेषताएं हैं इनके शिल्प की, वो तो आप हर जगह पर लिख देंगे क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है और मुक्त छंद का भी प्रयोग किया है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने प्रकृति को दिखाने की कोशिश की है और रचनात्मक कार्य को दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप शांत रस का भी प्रयोग देख सकते हैं, प्रकृति सौंदर्य को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर हम अलंकार निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं है लेकिन रूपक अलंकार बनेगा। यहाँ पर जो कागज का पन्ना है वह खेत का रूपक बन करके प्रस्तुत हुआ है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार आएगा। और अंधड़ यहाँ पर विचार का प्रतीक बनकर आई है, यानी कि भावनात्मक आंधी, अर्थात कोई विचार मन में आता है तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिकता का प्रयोग है, यहाँ पर लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा यहाँ प्रतीक है, ये खेत जैसे प्रतीक, कागज जैसे प्रतीक है खेत का, तो यहाँ पर प्रतीकात्मकता का भी प्रयोग किया गया है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। जब विचार कागज पर बो दिया जाता है, अभिव्यक्त कर दिया जाता है, उसके बाद जिस तरह से जो पृथ्वी होती है, जो ज़मीन होती है, वह बीज को पूरी तरह आत्मसात करते हुए धूप, पानी, खाद सभी के साथ को मिलाकर वह बीज को पूरी तरह आत्मसात कर लेती है। वह बीज पूरी तरह से गल जाता है, ख़त्म हो जाता है और उसमें से फिर से एक नया अंकुर फूटता है और वही अंकुर बाहर निकल करके पत्तों और फूलों से सज्जित होता हुआ एक पूरा पौधा बन जाता है। उसी का रूपक देते हुए कवि कहना चाहता है कि जब मेरा विचार मेरे रचना का आधार बिंदु बन जाता है,
और उसके बाद में कल्पना रूपी रसायनों के साथ कल्पना रूपी खाद पानी का प्रयोग करते हुए उस विचार को मैं अपने अंदर पूरी तरह आत्मसात कर लेता हूँ। और आत्मसात करने पर उसके अंदर से शब्द रूपी अंकुर बाहर निकलते हैं, शब्दों की अभिव्यक्ति होती है। और उस तरह से वह जो बीज से जो रचना की उत्पत्ति हो रही है, वही बीज एक संपूर्ण रचना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। जिस तरह से जो पौधा होता है उसके ऊपर पत्ते और फूल और उसके बाद फल निकलते हैं, एक पूरी फसल तैयार होती है, उसी तरह से जो कवि होता है वह भी उस विचार को आधार बना करके कल्पनाओं के माध्यम से उसे आत्मसात करते हुए शब्दों को रूप में उस रचना को संपूर्णता की ओर प्रेषित करता है और एक पूरे रस से सराबोर होते हुए एक रचना हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। इसका भाव क्या कहना चाहता है? इस भाव में आप देखेंगे कि इस कवि ने कवि कर्म और किसान कर्म दोनों को यहाँ पर समानता प्रकट करते हुए अपने साहित्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और इसके अलावा दोनों में जिस तरह से कवि को उस विचार को आत्मसात करना पड़ता है, उसके बाद रचना की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से जो किसान होता है वह जो बीज जमीन के अंदर डालता है, वह बीज भी अपने अस्तित्व को पूरी तरह गला करके उसके बाद वह खाद पानी के माध्यम से एक अंकुर के रूप में विकसित होता है। अर्थात हमें अगर हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक महान जो व्यक्ति होता है वह किस तरह से अन्य लोगों के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हुए महानता की ओर अग्रसर होता है, एक तरह से वो भी शब्द यहाँ से निकल कर आता है, एक वो अर्थ भी यहाँ से निकल कर आता है। तो इस तरह से कवि ने यहाँ पर कवि कर्म और किसान कर्म को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। फिर हम शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। जैसे दो पंक्तियाँ मैंने बताई हैं वो आप हर जगह लिख देंगे, यानी कि मुक्त छंद का प्रयोग और खड़ी बोली भी प्रयोग की गई है। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं बीज यानी कि विचार रूपी बीज, ये रूपक अलंकार का प्रयोग है। कल्पना रूपी रसायन, यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग है। और शब्द रूपी अंकुर, यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर आप देखते हैं अनुप्रास अलंकार भी है, जैसे कि यहाँ पर कहता है पल्लव पुष्पों से, ये भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से एक रचनात्मक जो एहसास है उससे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाए क्षण की कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। कवि कहता है यहाँ पर देखिए, झूमने लगे फल रस अलौकिक, जब किसान मेहनत करते हुए बीज को गलाकर खाद पानी देते हुए निरंतर उसके प्रति मेहनत का भाव लेते हुए उसमें अपने परिश्रम को लगा देता है, तो इसके बाद वह अंकुरित होकर के पौधे के रूप में बाहर निकल कर आता है और उसके ऊपर अनेक फल लग जाते हैं और जिसका आनंद हम लेते रहते हैं। उसी तरह से कवि कहता है कि जब शब्दों का, भावों का, कल्पना का सम्मिश्रण करते हुए एक कवि अपने रचना को संपूर्ण करता है तो उससे रस की, अलौकिक रस की उत्पत्ति होती है। जो पाठक होता है उससे अलौकिक रस, अलौकिक आनंद की अनुभूति करता है, उसके अंदर एक अलौकिक रस उसके अंदर पैदा होता है। अमृत के समान जो धाराएं होती हैं, रस की धाराएं होती हैं, वो उस रचना से अभिव्यक्त होती हैं और पाठक उनमें सराबोर पूरी तरह से हो जाता है। ये कहता है कि वह क्षण भर की रोपाई होती है, अर्थात वह विचार, भावनात्मक आंधी एकदम से आती है और वही अनंत काल तक आनंद को महसूस करने के लिए एक रचना की संपूर्णता में सहायक सिद्ध हो जाती है। अर्थात क्षण भर का विचार एक संपूर्ण रचना को जन्म देने में सक्षम होता है, जिससे मनुष्य अनंत काल तक आनंद की अनुभूति करता रहता है। उसे कितना भी पढ़ो, कितना भी आनंद लो, वह कभी भी कम नहीं होता है। अर्थात वह उस साहित्य के आनंद को हम लगातार समय के
समय की बाधा को पार करते हुए, स्थान की बाधा को पार करते हुए हम उसे निरंतर आनंद की अनुभूति उससे करते रहते हैं। और तो एक तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो किसान का कार्य होता है, जिससे फसल पैदा होती है, वह एक सीमित समय के लिए ही आनंद देने में सक्षम होती है। अर्थात हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो हमारे पेट की आग है, उसको शांत करने में सक्षम होती है। लेकिन जो साहित्य होता है उसका आनंद अलौकिक होता है और वह अनंत काल तक आनंद देने में सक्षम रहता है। अर्थात समय और स्थान की बाधा भी उसे कहीं पर भी कम नहीं होने देती है, अर्थात तो उसमें बाधा नहीं बनने देती है उसके आनंद की अनुभूति में। इसमें जो शिल्प सौंदर्य है उसकी बात करते हैं, मुक्त छंद है, खड़ी बोली है, और इसके बाद हम बात करते हैं ये जो रस है, यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस यानी कि एक तरह से तो रस होता है जो हमें किसी भी फल के माध्यम से जो रस प्राप्त करते हैं, और दूसरा रस यहाँ पर होता है जो साहित्यिक आनंद होता है। तो यहाँ पर दो तरह के अर्थ यहाँ से अभिव्यक्त होते हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। और फिर हम यहाँ पर कहते हैं, देखते हैं कि यहाँ साहित्य और जो कवि कर्म है उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए साहित्यिक आनंद को उससे आगे बढ़ करके दिखाया गया है। फिर यहाँ पर एक और साहित्य की अनंतता की ओर इशारा किया गया है, यानी वो अनंत काल तक आनंद देने में सक्षम रहती है। अब हम अगला जो है ये कहता है कि रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चकोना। अक्षय पात्र ये एक पारिभाषिक शब्द है, अर्थात जो इस पात्र में जो सामग्री है वह कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो ये कहता है कि ये जो साहित्यिक आनंद का स्रोत मेरी जो रचना है, उससे मनुष्य या पाठक हमेशा ही आनंद की प्राप्ति करता रहता है। ये जो कागज़ का चौकोर पन्ना है, यह एक ऐसा खेत है जिस खेत से पैदा हुई जो फसल है, अर्थात जो रचना है, वह अनंत काल तक एक अक्षय पात्र के रूप में साहित्यिक आनंद देने में सक्षम रहती है। तो मेरा एक छोटा सा जो खेत रूपी जो कागज़ है, वह अनंत काल तक पाठकों की जिज्ञासा को, साहित्यिक आनंद देने की भावना को तृप्त करता रहता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कवि ने कवि कर्म को साहित्यिक आनंद का अनंत काल का स्रोत बताने का कार्य किया है। और इसमें शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे तो अक्षय पात्र एक पारिभाषिक शब्द है और रूपक अलंकार का प्रयोग है, यानी कि कागज़ को खेत का रूपक बनाने की कोशिश की गई है। ये आप देखते हैं कि ये रूपक अलंकार है। आप 4 जगह देख सकते हैं कि यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और रस शब्द है जो आया है वहाँ श्लेष अलंकार है, यहाँ पर आप उसके 2 अर्थ देख सकते हैं। और कागज़ का और कल्पना के पल्लव पुष्प, ये सारे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।